जोहार साथी। चलिए आज दिल्ली चुनाव पर कुछ बात करते हैं। 5 तारीख को होने वाला है। क्या मज़ेदार इत्तेफाक है। 5 तारीख को मोदी जी, जो अभी तक की सूचना है, प्रयागराज में कुंभ स्नान करेंगे। वाह, मज़ा आ जाता है सोच के कि बेचारे नेता लोग जो रणनीति बनाते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो भी कितना सीधा सरल होता है। हाँ, मान के चलते हैं मोदी जी कि वहाँ प्रयागराज में जहाँ आस्था का समुंदर लहरा रहा है, वहाँ जाके 4 घंटे बिताने वाले हैं और संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। और वो डुबकी लगाएंगे और जनता आह्लादित होकर, वो मान के चल रहे हैं, जनता आह्लादित होकर, भक्ति रस में से सराबोर होकर, मोदी तो खुद भक्ति रस से सराबोर रहेंगे ही, जनता भी भक्ति रस से सराबोर होकर धनाधन ठप्पा मारेगी उनके। वो ठप्पा नहीं होता, आजकल ईवीएम होता है, तो वहाँ बटन दबाएगी एकदम मोदी के समर्थन में। और दिल्ली जहाँ लाख प्रयास करके पिछले 2 चुनाव से वो हार रहे हैं बुरी तरह विधानसभा चुनाव में, वहाँ इस बार प्रयाग के स्नान से, वो सब लोग तो बोलते हैं आस्था का स्नान, हम मेरे हिसाब से मूर्खता का स्नान है, मूर्खता का, उसमें डुबकी लगाएंगे। डुबकी तो बहुत दिनों से लगाया जाता है, हर 12 वर्ष में कुंभ का लगता है मेला। और अभी तो विशेष है, एक मेला है, वहाँ का स्नान है। और गंगा में हो या यमुना में हो या जो नदियों के किनारे जिनके घर हैं, मकान हैं, रहने का जिनको सौभाग्य प्राप्त है, वो भरसक जाके स्नान करते हैं नदियों में। आनंद आता है, मज़ा आता है। लेकिन ये प्रयागराज वाला कुछ विशेष है, माने वो एकदम आस्था का महासमुंदर है। प्रॉब्लम खाली एक ही लगता है कि आस्था के महासमुंदर में बार बार बरसों से, साल दर साल से डुबकी लगा रही है भारतीय जनता और भक्त समूह और साधु संतों, जिसको कहते हैं कि अकर्मण्य लोगों की विशाल जमात, यानी कोई उत्पादन श्रम जो लोग नहीं करते हैं, ऐसे लोग। हाँ, उनको देख आपको ये लग सकता है, थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, हाँ भाई है भारत बड़ा खुशहाल जगह। खुशहाल ही देशों में ना ऐसा होता होगा कि बिना श्रम किए इतनी बड़ी विशाल आबादी पल रही है, खा पी रही है, मौज मस्ती कर रही है और बड़ा बढ़िया तंदुरुस्त दिखाई देता है वो पूरा कुनबा, वो जमात साधु संतों का। चलिए, तो उसी आस्था के महाकुंभ में मोदी जी स्नान करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ मतलब कि दिल्ली में ठपाठप उनके पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, उनको देख देख के उस स्नान करते हुए लोग वोट दे देंगे। लेकिन हमको यकीन नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग हैं उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उस वहाँ के प्रयाग के इस बार के कुंभ मेले को और आस्था का जो समुंदर दिखा,
चाहे जो इतनी बड़ी आबादी स्नान कर रही है वहाँ। अब बताइए ना, इस मूर्खता का कोई अंत है कि हम डेढ़ माने 150 करोड़ की आबादी वाले देश हो गए। ये कोई गर्व करने का विषय है? या उसमें बहुत बड़ी संख्या में कम से कम, छोड़िए वो लोग का दावा, लेकिन मान लीजिए कि 1/4 आबादी जाके कुंभ में स्नान कर लेगी इस बार, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या दिखाई देता है उससे? जिस देश में 80 करोड़ की आबादी सरकारी राशन पर मोहताज हो, मुफ्त राशन पर की मोहताज हो, उस देश पर आप कैसे गर्व कर सकते हैं? गर्व करने वाली बात है क्या? इकोनॉमी का ढिंढोरा पीटना, बकवास। अभी 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 अखबारों में देख रहे हैं पूरा कि 80 दशक में जो चीन हमारे समकक्षी था अर्थव्यवस्था के हिसाब से, हाँ अब आबादी में थोड़ा हमसे ज़्यादा रहा होगा, उस चीन की इकोनॉमी भारत के इकोनॉमी से कम न्यूनतम 4 गुना बड़ी है उसका। तो गर्व करने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं देती है अपने देश में। जो हालत हो रहा है, चतुर्दिक बेरोजगारी, तरह तरह का रोग से ग्रसित समाज, तरह तरह के अंधविश्वास, जो दुनिया धीरे धीरे, या हम लोग भी, भारत भी जिस डेमोक्रेसी पर गर्व करता था आज़ादी के बाद से, जो कितने उत्साह और उमंग के साथ समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई अपने देश में, सबको बराबरी का अवसर दिया गया, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बुनियाद पड़ी थी, और इसीलिए भारत का बड़ा सम्मान भी हुआ था उस समय। खैर, अब वो देखते देखते किस पतन की राह पे चल पड़ा है। गर्व करने वाली बात है कहाँ? दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित मुल्क हम हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हमारे यहाँ है। विडम्बना ये कि उस अनुपात में कल कारखाना नहीं है हमारे यहाँ। उस हिसाब में जैसा कि यहाँ प्रदूषण है, उस हिसाब से यहाँ ये आपको माने जो औद्योगिक प्रदूषण को एक कारण माना जाता है, पावर प्लांटों को कारण माना जाता है, लेकिन वो वजह नहीं है। यहाँ का प्रदूषण का सीधा है विलासिता के कारण, भयानक वाहनों का जो चलना बड़ी संख्या में है, निजी वाहन, एक एक घर में, माने जो अमीरी पैदा हुई है उसको प्रदर्शन जो करने के लिए जो गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और दौड़ाई जाती हैं सड़कों पर, प्रदूषण का मूल वजह वो है, जो मुख्य वजह। और भी होगा कुछ और सभी बातें हैं, तो खैर छोड़िए, हम अपने देश के बारे में क्या कहा जाए। हाँ है, देश में 70 वर्ष के इस लंबे दौर में बहुत कुछ पॉजिटिव काम भी हुआ है, बहुत कुछ। कहाँ थे हम लोग, कैसी अवस्था थी इस देश की, और आज जो हम लोग देख रहे हैं, आज जिन सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में लगा है बहुत बरस, और उसी के बलबूते, उसी विकास के बलबूते एक बड़ा खाया पिया समाज यहाँ पैदा हो गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब बातें विरोधाभास है। जो मोटा मोटी जो कहा जाता है कि यदि 50% आबादी है,
वो करीबी रेखा के आसपास है, और उसके बाद का लगभग 20, 25, 30% आबादी जो है वो थोड़ा उससे बेहतर अवस्था में है। और उसके बाद एक तीसरा जो स्लैब है उसमें होंगे बामुश्किल 20% लोग, जिसमें संगठित क्षेत्र के लोग आते हैं। तो कुल मिला के ठीक है, ये है विषमता की। और इन तीनों ग्रुपों में विषमता की खाई बहुत बड़ी है। यानी नीचे का तबका जो है, जो 40-50% वाला, उसका आमदनी प्रतिरोज का, और उसके बाद का जो मध्यम वर्ग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और उस मध्यम वर्ग से ऊपर जो उच्च वर्ग है उसमें भी भयानक विषमता है। तो इस तरह का असंतुलित, जिसको कहते हैं, विकास वाला ये देश बन गया है पिछले कुछ वर्षों में, जब से मोदी जी सत्ता में आए। ठीक है, चलता है, लोग कबूल कर रहे हैं जो भी चल रहा है, और इसी बलबूते वो चुनाव जीत भी रहे हैं। सांप्रदायिकता कहिए, धार्मिकता कहिए, या विकास का छलावा कहिए, जनता की मूर्खता कहिए, जो भी कहिए, वो सत्ता में तो हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। लेकिन इतना विस्तार से जाने के बजाय आइए हम संक्षेप में बात कर लेंगे दिल्ली में क्या होने वाला है। क्योंकि वो विभिन्न राज्यों में उनकी पहुंच बनती चली गई भाजपा की। उत्तर भारत में तो है ही, यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब जो इलाके हैं, पुराना हिंदी पट्टी है, बिहार तक, हाल कुछ वर्ष पहले तक, मुश्किल से 5-7 वर्ष पहले तक झारखंड पर ही उसका कब्जा था। तो साउथ में भी धीरे धीरे जा ही रहे हैं, उधर आसाम तक पहुंच ही गए हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन दिल्ली उनके लिए क्या कहते हैं, दिल्ली पर वो काबिज नहीं हो पाए। दिल्ली में लगातार हार रहे हैं, अब बुरी तरह हार रहे हैं। बुरी तरह हारा मतलब 70 विधानसभा सीट है शायद, तो उसमें ज़्यादातर सीटें आप जीतती है। हाँ, लोकसभा चुनाव में भले वो मोदी जीतते हैं, तो ठीक है। तो फिर इस चुनाव में क्या होने वाला है? क्या मोदी का जादू इस बार चलेगा? बहुत कोशिश तो किया जा रहा है। कोशिश इस हद तक हो गया है कि दिल्ली का चुनाव केजरीवाल वर्सेस मोदी का चुनाव हो गया है। कांग्रेस भी है वहाँ मैदान में, लेकिन कोई उसको रेस में नहीं मान रहा है, दौड़ में वो नहीं है। और ये कुछ हिसाब से अच्छा ही है। यदि एकदम बराबरी का त्रिकोणात्मक मुकाबला होता तो उसमें फायदा हो जाता भाजपा को, लेकिन कांग्रेस नहीं है रेस में। तो मुकाबला है भाजपा और केजरीवाल के बीच। तो क्या लगातार 2 विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त होने वाले मोदी इस बार वहाँ कुछ मोदी या भाजपा कोई चमत्कार दिखा पाएगी? हम इस मामले में हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा हम इस बात पर जोर देंगे और समझते हैं कि वहाँ मोदी यानी भाजपा की हार होनी चाहिए, इस बार भी जरूरी है। नहीं तो जो दिल्ली जो है, कोई ऐसा राज्य नहीं है, क्या है हैसियत उसका, पूर्ण राज्य का दर्जा तक उसको नहीं दिया गया है। गवर्नर के माध्यम से एक तरह से शासन भाजपा ही करती है वहाँ।
कोई काम केजरीवाल को ढंग से करने नहीं दिए हैं ये लोग। इतना प्रचंड बहुमत से जीत के भी आए उसके बावजूद तो उल्टे उनको उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया। और शराब घोटाले वाली बात, शराब घोटाले वाली बात में तो यदि सब लोग, कई मंत्री और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए और जेल में रहे केजरीवाल सहित, लेकिन कोर्ट में तो प्रमाणित नहीं हो सका, अदालत में तो हो नहीं सका ये चीज़। अब केस तो चलता रहेगा, हमारे यहाँ भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसी है, साल दर साल चलता रहेगा, लेकिन सारे लोग जमानत पर छूट गए और उसके लिए पुख्ता आधार नहीं मिला कोर्ट को कि उनको जेल के अंदर रखा जाए। तो कुल मिला के ये न, दूसरा है कि भ्रष्टाचार के बारे में ये थोड़ा सा अपना हम लोगों को नज़रिया बदलना चाहिए। भ्रष्टाचार है क्या, इसको आप क्या कहिएगा कि अभी बजट में जो ठीक चुनाव के पहले जस्ट जो मध्यम वर्ग को अपार छूट दिया गया इनकम टैक्स में, वो क्या है? रिश्वत ही तो है। बिहार में और दिल्ली में चुनाव होने वाला है, इसी को ध्यान में रख के न दिया गया। ऐसा कहीं होता है क्या? कुंभ स्नान के लिए 5 तारीख को चुने, तो धार्मिक उन्माद पैदा करना और उसके बल पर चुनाव जीतना, इसको क्या कहिएगा आप? ये भ्रष्टाचार का रूप नहीं है। डेमोक्रेसी को आप माने माखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना दिए हैं। तिकड़म इस तरह का चीज़ पैदा करके ये कितना सफल होंगे यही हम नहीं जानते हैं, अभी नहीं कहेंगे। तो ये करप्शन नहीं है, करप्शन ही है। करप्शन केवल यही है कि जो ट्रैफिक पुलिस 5-10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया किसी गाड़ी चलाने वाले को पकड़ लेता है, या कोर्ट के नीचे पेशकार जो बैठा रहता है वो एक तारीख देते समय या और तरह का चीज़ थोड़ा बहुत रिश्वत लेता, वही भ्रष्टाचार है। विधायकों का खरीद फरोख्त भ्रष्टाचार नहीं है। आप विधायकों को प्रलोभन देके कि आपको पद देंगे, मंत्री पद देंगे और आपको या निकाय का अध्यक्ष बनाएंगे कमेटियों का, और ये वो 10 तरह का चीज़, वो सब रिश्वत नहीं है, सब रिश्वत ही है, भ्रष्टाचार ही है, लेकिन कानून सम्मत भ्रष्टाचार है, इसको कहते हैं। उस लिहाज से केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा बनता नहीं है। और जो केजरीवाल में खूबी है, इसको तो सब लोग एकदम ना प्राइमा फेसिया जिसको कहते हैं ना, तुरंत आप देख सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। हम तो पत्नी से स्नेह करते हैं, इसको भी हम मानते हैं कि पॉजिटिव चीज़। डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। कोई केजरीवाल को हम कोई क्रांतिकारी नहीं मानते हैं, और न ये हमको लगता है कि विकास के बारे में उनके पास कोई बहुत अलग मॉडल है विकास का। लेकिन व्यवहारिक राजनीति करते हैं और जनता के हित का काम भर सक इसी सिस्टम में करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूलों का पूरे देश में जो हालत है, क्या कोई भी महसूस कर सकता है दिल्ली जाके? तो कम से कम दिल्ली में जो सरकारी स्कूल चल रहा है वो देश के अन्य हिस्सों से बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य केंद्रों का हाल जो पूरे देश में देख लीजिए। हम तो झारखंड में बैठे हुए हैं ना, झारखंड से अभी आपको संबोधित कर रहे हैं। एक रिम्स को छोड़ के कोई पूरे झारखंड में कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ जनता विश्वास से जाए, इलाज हो जाए। तमाम स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब है, कहीं डॉक्टर जाता ही नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस करने में व्यस्त है। वैसे अवस्था में मान लीजिए ठीक है, बहुत एकदम बेहतरीन
व्यवस्था या स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पाए हों, लेकिन दिल्ली में है ना स्वास्थ्य सेवा भी। तो चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, बिजली माफ़ है। बिजली तो हमारे यहाँ भी झारखंड में भी माफ़ है। माने एक सीमा के अंदर आप खर्च करते हैं तो आपको बिजली का बिल नहीं लगेगा। पानी, पानी पहुँचाना सब जगह, और पानी बिल में भी आधा माफ़ी है। महिलाओं को फ्री बस में यात्राओं का है। और जो आजकल नया प्रचलन चला है कि महिला वोटरों को लुभाने के लिए जो सम्मान योजनाएं तरह तरह का चलता है, वो केजरीवाल भी चला दिए हैं। हम उसके बहुत मुरीद नहीं हैं, इन सब उस तरह के योजनाओं के, लेकिन तो भी तो इसलिए दिल्ली में क्यों हारेगी आप, और भाजपा किस वजह से जीतेगी? कोई कारण आप बताइए। क्योंकि लोग, दिल्ली के लोगों ने एक तो समझदारी दिखाया है कि ठीक है चलिए, उन्होंने ये देख लिया कि जो अपना, जो हमारा हित जिसमें है राजनीतिक है, जो हमारा रोज़मर्रा के जीवन में जिससे मदद मिलता है, इस आधार पर केजरीवाल बेहतर हैं। इसलिए 2 चुनावों से उनको वोट दिया जा रहा है। और अपना ठीक है, संघीय राजनीति के प्रभाव में चाहे देश भर में जैसा हो रहा है, तो लोकसभा में उनको वोट मोदी को पड़ता है। तो इन 5 वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके बलबूते हम कहें कि वहाँ स्थितियाँ कुछ बदली हैं। उल्टे स्थिति, भाजपा जो गलती झारखंड में की है वही गलती वहाँ भी की। बिना पुख्ता ठोस आरोप के, आधार के, प्रमाण के आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में बंद कर दिया, महीनों रखे जेल में। आप कभी मुख्यमंत्री को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिए। जो भाजपा इस बात की पक्षधर थी और कहती थी, मांग करती थी कांग्रेस के ज़माने में कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो भाजपा गवर्नर के बलबूते केजरीवाल को पूरे शासनकाल के दौरान तंग और परेशान करती रही है। तो क्या ये लोग देख नहीं रहे हैं क्या? तो कुल मिला के वोट का समीकरण भी इसलिए उनके पक्ष में है कि वहाँ दिल्ली में बड़ी संख्या में दिल्ली बहुत चमक धमक और ये वो दिखाई देता है, पॉस उसका इलाका जो है नई दिल्ली का। लेकिन विशाल जो दिल्ली है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है, और उसमें केजरीवाल की अपनी पैठ है और केजरीवाल के प्रति लोगों में विश्वास है। दूसरा है कि जो मुस्लिम और दलित वोट है और महिला, ये 3 को फैक्टर माना जा रहा है। तीनों में अपने अपने कारणों से केजरीवाल के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा है। मुसलमान, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर हैं वो तो भाजपा को हराने के लिए वोट देते हैं, इसलिए अब वहाँ चूँकि कांग्रेस रेस में नहीं है, इसलिए केजरीवाल के पक्ष में वोट जाएगा। भले केजरीवाल बहुत ज़्यादा माने धर्मनिरपेक्षता के जो वो नहीं दिखाई देते हैं, धर्मनिरपेक्ष सच्चे अर्थों में। अपना है, अपने तरीके से वो भाजपा का थोड़ा बहुत नकल करते हैं। कुछ लोग तो कहता है भाजपा का बी टीम है, तो ए टीम हो या बी टीम हो, उस लिहाज से आप देखिएगा तो कांग्रेस और भाजपा में ही कौन, यदि ईमानदारी से विश्लेषण कीजिएगा, हम तो बहुत पहले इस बात पर बोलते रहे हैं, लिखे भी हैं कि मध्यम मार्गी पार्टी है भाजपा, और जो है और कांग्रेस दोनों उच्च वर्ग की ही पार्टी है।
सवर्णों की पार्टी है दोनों। पहले कांग्रेस थी और अब भाजपा धीरे धीरे वहाँ है। और हिंदुत्व के प्रति भाजपा यदि कट्टर है तो राहुल गांधी सब तरफ तो ठीक ठाक किए हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये सांप्रदायिकता वाला मसला पर, धर्मनिरपेक्षता वाला मसला पर वो एकदम सुस्पष्ट अपना व्यक्तित्व नहीं दिखा पाए। मंदिर में जाना, बैठ के कभी कभी भगवाई ओढ़ लेना, तिलक लगा लेना, और पंडा पुजारी के कैसे घिर जा के फोटो उनका लोगों ने देखा है बहुत बार। तो सबको लगता है कि हिंदू जनता को नाराज नहीं किया सकता है। सवाल है कि लेकिन इन सब से कोई फायदा होगा राजनीति में बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हिंदू जनता भी, हिंदू में भी कट्टर हिंदू जो है उसमें वो केवल धार्मिकता के कारण, इसको आप डेप्थ में जब जाएंगे हम लोग, तो वो क्यों भाजपा को वोट देती है, इसके ढेरों अनेक कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसका विश्लेषण ठीक से करना होगा। कुल मिला के जो सामाजिक समीकरण भाजपा अपने पक्ष में बनाने में कामयाब हुई है। हाँ, और धार्मिकता से उसको फायदा होता है। लेकिन दिल्ली के मामले में कुल जो मेरी समझ अभी तक है और बनी है कि वहाँ केजरीवाल फिर जीत रहे हैं। और एक उसका प्रमुख कारण ये है कि कांग्रेस रेस में नहीं है। बहुत समय तक तो दुविधा में रहे कि इसको कि इंडिया गठबंधन के दो घटकों के बीच इस तरह से खुल्लम खुल्ला युद्ध होगा या होना चाहिए या नहीं चाहिए। राहुल गांधी भी इसको लेके हो सकता है पसोपेश में रहे हों, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, आप जिस तरह से पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ तक महाराष्ट्र में जिस तरह से की है कांग्रेस के खिलाफ काम, और भाजपा को परोक्ष रूप से मदद की, तो उसको देखते हुए लोगों ने राहुल गांधी को भी समझाया कि भाई आप भी इसको ऐसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को मजबूती से लड़ने का कोशिश करना होगा। लेकिन वो देर हो चुका है। और दूसरा है कि आजकल हम जो अनुभव कर रहे हैं कि नेता तरह तरह का पैंतरा देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तरह तरह का समीकरण बनाते हैं, बहुत तरह का चीज़ कर रहे हैं। जनता आगे बढ़ के लड़ रही है और वो तय करती है कि क्या करना है। जैसे झारखंड में तो ऐसा हुआ है। झारखंड को नज़दीक से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ के अनुभव से हम बोल रहे हैं कि नहीं तो 19 के इलेक्शन में भी हेमंत सोरेन इतना चुनाव आसानी से जीत जाते, ऐसा नहीं लगता था। और इस चुनाव में भी झामुमो जिस जो आदिवासियों की पार्टी मानी जाती है और आरक्षित सीट सिर्फ 28 है, वो 35 या 36 सीट पर जीती है। तो जनता का समर्थन, जनता भी समझ रही है कि कौन किसको जीतना चाहिए, कौन देश को आगे ले जाएगा, हमारी समस्याओं को थोड़ा बहुत निपटारा करेगा। और दिल्ली में तो पहले से ही चल रहा है। 3-5 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे भाजपा को प्लस पॉइंट मिले। हाँ, कांग्रेस अब लड़ रही है मजबूती से, तो हो सकता है आपका कुछ सीट घट जाए, लेकिन जीतेंगे तो केजरीवाल, और जीतना चाहिए।
दिल्ली में भाजपा को हमेशा ये चीज़ उनको भाजपा को लगेगा, पता चलेगा। नहीं तो उस छोटी सी जीत को ही इतना वो सारे अपने कुकर्मों पर मोहर के रूप में कि जनता का व्यापक समर्थन उनको मिला है। वो कुंभ में नहाते हैं और इकनॉमी भाड़ में जाए, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता उनकी मुरीद है। ये बहुत जोर शोर से प्रचार करेंगे, इसलिए एकदम जरूरी है कि मोदी वहाँ फिर हारे और केजरीवाल जीते। धन्यवाद साथी। होगा तो कल फिर कुछ और बात करेंगे।